गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। और डेट है आज की 5 नवंबर और आज का दिन है संडे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वीकली करंट अफेयर, यानी कि लास्ट हफ्ते का जो करंट अफेयर है उसकी हम पूरी कवरेज आज लेंगे। कब से कब तक का करंट अफेयर इसमें आपका कवर होगा? तो 29 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आज हम अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है कि इस हफ्ते में जो भी अवार्ड्स या जो भी फेस्टिवल मनाए गए हैं उनके बारे में कवरेज है। उसके बाद और जो खबरें हैं उनको हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे, ताकि आप लोगों की जो याद करने की जो रिटेंशन है वो थोड़ा अच्छी हो सके। कौन कौन से अवार्ड इस हफ्ते दिए गए हैं? तो सबसे पहला अवार्ड है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। मेनली ये अवार्ड कोई भी कंपनी या फिर कोई भी संस्था अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करती है तो उसको दिया जाता है। तो किसको दिया गया है? एक कंपनी है REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इस कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। किस लिए? तो गांव के एरिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के, यानी कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। जिसे REC लिमिटेड। दूसरा अवार्ड है ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023। ये किसे दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल के एक टीचर है दीप नारायण नायक जी, इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। अगली हमारी जो अवार्ड की न्यूज़ है वो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023। इसके बारे में मैंने आपको जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का शो था उसमें भी आपको पढ़ाया था, उसी बारे में है। किसको दिया गया है? तो भारतीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर DY चंद्रचूड़ जी, उन्हें दिया गया है क्या? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023। अगला है एक फुटबॉल का अवार्ड के बारे में खबर है, बैलोन डी ओर 2023 अवार्ड। मेनली ये जो फुटबॉल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो किसको दिया गया है इस साल? लियोनल मेस्सी। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? अर्जेंटीना के। और ये इस अवार्ड को इन्होंने 8वीं बार जीता है। इससे पहले भी ये इस अवार्ड को 7 बार जीत चुके हैं। अगला अवार्ड है UNWTO का बेस्ट टूरिज्म अवार्ड। इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में देखा था। किसको दिया गया है? तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है धोर्डो गांव, उसको ये अवार्ड दिया गया है। धोर्डो गांव, उसको दिया गया है क्या? बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा धोर्डो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया जाता है? तो जो कोई भी गांव अपनी परंपरागत विरासत को संभाल के रखते हैं और अपने परंपरागत मूल्यों को संजोते हैं, उनका आदर करते हैं, उन गांवों को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है यूनेस्को का वर्ल्ड सिटीज अवार्ड। ये किसको दिया गया है? तो इसके बारे में भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस साल इसमें 55 शहरों को नाम शामिल किया गया था, जिसमें से 2 शहर इंडिया से थे। कौन कौन से? कोझिकोड और ग्वालियर। अगर कोझिकोड देखा जाए तो इसको लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इसको ये अवार्ड दिया गया था। दूसरा अगर ग्वालियर को देखें तो इसको म्यूजिक के लिए, इसको म्यूजिक की कैटेगरी में नामित किया गया था। और लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड पाने वाला कोझिकोड भारत का पहला शहर भी बन गया है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसको दिया गया है? एक 10 साल का बच्चा है, इसका नाम है विहान टी विकास। कहाँ से ताल्लुक रखता है ये? बेंगलुरु से। तो इसको ये अवार्ड दिया गया है। दूसरा, इसमें कौन सी ऐसी इमेज थी जिसके लिए इसको ये अवार्ड दिया गया? तो इसमें एक भगवान कृष्ण की मकड़ी के जाले के साथ एक इमेज थी, उसकी फोटोग्राफी की थी। तो उसके लिए इस बच्चे को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 अवार्ड। इसके बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। किसको दिया गया है? भारत में जन्मी हुई नंदिता दास जी को, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर है।
नेक्स्ट अवार्ड है सेकंड रोहिणी नैयर अवार्ड 2023, छत्तीसगढ़ सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत जी को यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा? दूसरा रोहिणी नैयर अवार्ड 2023। इन अवार्ड की शुरुआत 2022 में की गई थी। रोहिणी नैयर जी थी, समाजसेवी थी। उनकी मृत्यु के बाद इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। कब? 2022 में। और 2022 में पहला रोहिणी नैयर अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? सैत्रिचमैन संगतम, इनको ये रोहिणी नैयर अवार्ड पहली बार दिया गया था। दूसरा किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ के समाज सेवी दीनानाथ राजपूत जी को। आगे देख लेते हैं इस हफ्ते में जो जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाए गए हैं जिसके अलग अलग भागों में, उनके बारे में देख लेते हैं। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। मेरा हाउ चोंगबा त्योहार। तो मणिपुर राज्य में एक जनजाति पड़ती है जिसका नाम है मेटी जनजाति। मेटी जनजाति या मेटी ट्राइब, उसके द्वारा इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? मेरा हाउ चोंगबा। नेक्स्ट त्योहार है संत सिंघाजी मेला। एक तरीके का मेला है। ये कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है मध्य प्रदेश के निमाड़ गांव में, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर संत सिंघाजी की बात करी जाए तो इस एरिया में उनको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोग उन्हें निमाड़ गांव का कबीर भी कहते हैं, यानी कि ही कॉल्ड एज कबीर ऑफ निमाड़। वहाँ के साहित्य में और वहाँ के लोगों में इनका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस माना जाता है। किसका? संत सिंघाजी का। और उन्हीं की याद में मनाया जाता है संत सिंघाजी मेला, खंडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। अगला त्योहार है पेरुमला पेरुन्नल फेस्टिवल। पेरुमला पेरुन्नल फेस्टिवल नाम से पता चल रहा है कि कोई साउथ इंडिया का त्योहार है। ये कहाँ मनाया जाता है? केरला में, केरल राज्य में। इट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑन 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को हर साल जो केरल का ईसाई समुदाय है उसके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? पेरुमाला पेरुन्नल त्योहार। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे पूरे हफ्ते भर के, तो मैंने यहाँ पर डाले हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। देख लेते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स, बिटवीन दी ऑनगोइंग वॉर ऑफ इजराइल एंड हमास, a resolution passed by the UNGA named Gaza Resolution for Human Rights of the People of Gaza Strip. Which of the country prepared this resolution? तो जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर जो गाजा पट्टी में जो लोग रहते थे, वहाँ लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग थे जिनकी जान पर खतरा बना हुआ है। तो उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक गाजा प्रस्ताव को तैयार किया गया था। किस कंट्री के द्वारा? वो हमें देखना है। और इस गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है किसने? UNGA, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो आखिर कौन सा देश था वो जिसने ये गाजा रेजोल्यूशन को तैयार किया था? तो वो देश हमारा था जॉर्डन। जॉर्डन के द्वारा गाजा के लोगों के मानव अधिकार की रक्षा के लिए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था, जिसको अब पास कर दिया है किसने? यूनाइटेड नेशंस की संस्था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। अगली खबर है, इसके बारे में हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था। तो भारत ने और बांग्लादेश ने साथ मिलकर कुछ 3 परियोजनाओं पर काम किया है। 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कौन कौन सी वो 3 परियोजनाएं हैं वो देख लेते हैं। पहली इसमें दी गई है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2। तो क्या मैम ये योजना थी इसमें? बिल्कुल थी, मैंने आपको पढ़ाया था। एक थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है रामपाल जिले में। कहाँ? बांग्लादेश में। दूसरी थी अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अखौरा कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। और अगरतला कहाँ पड़ता है? भारत के त्रिपुरा राज्य में। इन दोनों को जोड़ने के लिए, इनके कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए एक रेल लिंक दिखाई जा रही थी
क्रॉस बॉर्डर यानी कि दोनों देशों के बॉर्डर के बीच, तो उसे क्या नाम दिया गया, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो ये भी इन तीनों में शामिल था। तीसरा था खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और ये परियोजना पूरी तरीके से बांग्लादेश में ही थी, खुलना मोंगला। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो कुल मिलाकर के ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर बन जाता है। इन तीनों परियोजनाओं का ही उद्घाटन किया गया था रिसेंटली, किसके द्वारा, भारत के और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगली खबर है बांग्लादेश के ही बारे में। तो वहाँ के एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे सलीमुल हक जी, उनका निधन हो गया है। तो पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। क्या ये पक्षी विज्ञानी थे, बर्ड स्पेशलिस्ट थे? नहीं। क्या ये एक भौतिक विज्ञानी यानी कि फिजिशियन थे? नहीं। रेप्टाइल साइंटिस्ट थे? नहीं। एनवायरमेंटलिस्ट थे? जी हाँ, बिल्कुल। सलीमुल हक जी कौन थे, एक पर्यावरण विज्ञानी थे। मेनली इन्होंने किस चीज़ पे काम किया था, जलवायु परिवर्तन पर। जलवायु परिवर्तन के द्वारा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। अभी क्या हुआ है, इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। अगली खबर है, इसके बारे में हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा कुछ वर्ड्स को वर्ड ऑफ द ईयर की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसके बारे में खबर है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसको कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वो वर्ड हमारा बन जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। इसके अलावा बेसबॉल, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड एक वर्ड है, इसको भी इस कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अगर बात करें परमा क्राइसिस की, तो ये वर्ड 2022 का वर्ड है, जिसको 2022 में इस डिक्शनरी में शामिल किया गया था। तो कौन कौन से वर्ड हो जाते हैं हमारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेसबॉल, इन दोनों वर्ड्स को ही शामिल किया गया है कॉलेज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर की कैटेगरी में। नेक्स्ट खबर हमारी बन जाती है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में। तो हाल ही में इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल ऐप के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ करवाया था, कहाँ किया गया था? तो भारत के नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुई थी क्या, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। एक बहुत बड़ा मोबाइल इवेंट था ये, पूरे देश भर की पूरे विश्व की कंपनियां इसमें आई थी। अगली खबर है, रिसेंटली ली केकियांग हैज पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो नाम से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि शायद जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड या फिर चाइना, इनमें से किसी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो खबर है, जिनके भी हाल में मृत्यु हो गई है। तो ये है चाइना के, ये थे चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री या वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने लगभग 10 साल तक चाइना में प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली थी। कौन थे? ली केकियांग जी। अगली खबर है मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया में नए किंग का चुनाव हुआ है, नए राजा का चुनाव हुआ है। तो कौन चुना गया है इस पद के लिए? तो सुल्तान इब्राहिम जी मलेशिया के नए राजा, नए किंग चुने गए हैं, सुल्तान इब्राहिम जी। अगली खबर है, जय भीम मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो पहली बात तो ये किसके लिए शुरू की गई है? तो जो एससी कैटेगरी के या फिर ओबीसी कैटेगरी के या पिछड़े वर्ग समुदाय के जो बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हेल्प कराने के लिए, कुछ मदद प्रोवाइड कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। उनमें कुछ
कौशल का विकास करने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है? दिल्ली में। तो कहाँ पर तो ये कहाँ की योजना बन जाती है? जय भीम मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली की, दिल्ली यूनियन टेरिटरी की योजना बन जाती है। अगली खबर है, हाल ही में किस देश में रिकॉर्ड जन्म दर में कमी देखी गई है? तो अगर बात करें 2022 की, तो ये जन्म दर रिकॉर्ड की गई थी आई थिंक 1.24, ये जन्म दर रिकॉर्ड हो गई थी। और 2022 में ये गिरकर हो गई है 1.22। शायद आंकड़ों में कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको बाद में इस बारे में कंफर्म होकर बताती हूँ। तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें जन्म दर में रिकॉर्ड कमी देखी गई है? तो वो देश हो जाता है हमारा इटली। अगली खबर है, रिसेंटली विच सिटी होस्टेड द 4th एनुअल समिट ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की चौथी वार्षिक सम्मेलन हुआ था, तो किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, तो किस शहर में था? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में भारतीय अर्थव्यवस्था के चौथे सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगली खबर है, मोटे अनाज की खाद्य आदतों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मोटा अनाज, इसके बारे में हम पिछले काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। मोटा अनाज यानी कि मिलेट, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा ऐसी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि जिनकी खेती के लिए पानी की बहुत कमी की जरूरत पड़ती है। दूसरा, ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो इनके खान पान की जो पद्धतियां हैं इंडिया में, उसमें इनको बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न महोत्सव कितने दिनों का महोत्सव था? ये 3 दिनों का। इसका आयोजन कौन से राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश में। इसको एक और नाम दिया जाता है सुपर फूड। रिसेंटली एक्सरसाइज काजिंद 2023, ये किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है? तो ये नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं, काज प्लस हिंद, यानी कि इंडिया एंड कजाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और इस साल इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है कजाकिस्तान में। लास्ट टाइम इंडिया के मेघालय के उमरोई में हुआ था। इंडिया एंड कजाकिस्तान। अगर बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो इनके बीच में भी अभी हाल ही में संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। काफी अच्छी खबर है ये। कोकीन एक मादक पदार्थ होता है। तो कोकीन का जो मादक पदार्थ होता है, उसका जो एडिक्शन होता है, उससे बचाने के लिए एक कंट्री ने एक वैक्सीन बनाई है। कौन सा कंट्री है वो? पेरू नहीं, यूएसए नहीं, कौन सा है? ब्राजील। तो ब्राजील ने कोकीन से बचाव के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया है। इसका नाम है कैलिक्स कोका। किसने? ब्राजील ने। और वैक्सीन का नाम क्या है? कैलिक्स कोका। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, कब होता है? 31 अक्टूबर को। किस लिए?
तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यूनिटी मैन सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म दिवस के मौके पर ही मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय एकता दिवस। और इसी दिन एक शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। तो ये कौन सा शहर था, तो ये शहर था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। आरओ आरओ एग्जाम के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। आगे देखते हैं। Recently, which state of India reported highest cancer rate in the country? तो ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसमें जो कैंसर की दर है वो सबसे ज़्यादा पाई गई है, तो वो कंट्री वो स्टेट हमारी बन जाती है मिजोरम। मिजोरम में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले पिछले कुछ वर्षों में पाए गए हैं। अगली खबर है 67वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स की शुरुआत किस शहर में हुई है। 67th नेशनल स्कूल गेम्स स्टार्टेड इन विच कंट्री, नहीं है सिटी, कंट्री तो ऑब्वियसली हमारा इंडिया ही है। किस सिटी में हुआ है इनका आयोजन, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो रहा है इस बार के 67वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स। हाल ही में भारत की समृद्ध विरासत को दिखाने के लिए किस देश में ग्रैंड रामलीला का आयोजन किया गया था। ग्रैंड रामलीला इवेंट का आयोजन किस देश में किया गया था। भारत का जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, उसको शोकेस करने के लिए तो ये किया गया था यूएई के दुबई में। तो दुबई में जो रहने वाले इंडियन लोग थे उन्हीं के द्वारा इस ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया था, इसलिए जो भारत की समृद्ध विरासत है उसको दिखाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। Recently, which country announced to start 40th अंटार्कटिका साइंटिस्ट कैंपेन। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना 40वां अंटार्कटिका मिशन भेजा है, यानी कि अंटार्कटिका पर खोज करने के लिए अपना एक दल भेजा है, और इसका कौन सा मिशन है ये 40वां। तो ऐसा कंट्री बन जाता है चाइना। चाइना ने अपना नया 40वें नंबर का अंटार्कटिका मिशन हाल ही में भेजा है। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने का पूरे करने वाला 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऐसा करने वाले भारत के रोहित शर्मा जी 18,000 रन पूरे करने वाले भारत के रोहित शर्मा जी 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा एक नाम आप बहुत सुन रहे होंगे अभी, शुभमन गिल का, शुभमन गिल, इन्होंने भी सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, अभी तक इंडिया एक भी मैच हारी नहीं है। और एंड आई होप सो कि शायद वर्ल्ड कप का फाइनल भी हमारा भारत के नाम पर ही साल आएगा। Recently, which country make Indians visa-free travel from 10 November 2023 to 10 मई 2024। तो 6 महीनों के लिए किस देश ने भारत को वीज़ा फ्री ट्रैवल करवाने का वीज़ा फ्री ट्रैवल देने की घोषणा की है। तो ये कंट्री बन जाता है थाईलैंड। थाईलैंड ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है मेनली टूरिज्म सेक्टर पर ही डिपेंड करती है, तो ताकि अलग अलग देशों से उनके यहाँ ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आए और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इसलिए उन्होंने भारत को वीज़ा फ्री यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है। ऐसा ही कदम एक बार अभी कुछ दिनों पहले और उठाया गया था, किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, जिसमें भारत सहित 7 देशों को
वीज़ा फ्री टूरिज्म करवाने की अनुमति प्रदान की थी। अब किसने दी है? थाईलैंड ने। Recently, which drone company get a certification from DGCA? DGCA से सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब है कि अब ये कंपनी अपने ड्रोन बना सकती है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है? क्या स्काई रूट एयर स्पेस है? बिल्कुल नहीं। इसने क्या किया था? इसका नाम भी चर्चा में आया था। किस लिए? इसने अपना दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च किया था, इस वजह से स्काई रूट एरोस्पेस अभी चर्चा में थी। एयर इंडिया ने नहीं। थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, जी हाँ, इसी कंपनी को अब डीजीसीए का अप्रूवल मिला है। किस लिए? ड्रोन निर्माण के लिए। अगर डीजीसीए की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो एविएशन को लेकर जितने भी मुद्दे होते हैं उनकी देखभाल करने का काम जिम्मेदारी किसकी है? डीजीसीए की। Who has been appointed as the CEO and MD of Tata Power Renewable Energy Limited? तो किसे बनाया गया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का सीईओ और एमडी? ये हैं दीपेश नंदा जी। अभी हम लोगों ने नंदिता दास जी के बारे में पढ़ा था, इसलिए इन्हें ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया था, इसलिए चर्चा में थी। और अगर बात करें टाटा रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? दीपेश नंदा जी को। प्रवीण सिन्हा जी। Recently, Election Commission of India signed an agreement regarding election literacy with which of these organization? तो हाल ही में क्या हुआ है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का ईसीआई है, उसने एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? जो स्कूल में पढ़ने वाले यूथ हैं उनको जागरूक करने के लिए। किस चीज़ के लिए? मतदान के लिए। तो किसके साथ इसने अपना एग्रीमेंट साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम लोग अब साथ मिलकर के जो स्कूलों में पढ़ने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, यूथ है जो भारत का, उसको मतदान के बारे में उनमें जागरूकता फैलाएंगे। किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्लस ईसीआई ने। Which city organized the Beauty World Middle East 2023 from 30th October to 1st November? तो किस देश में इसका आयोजन किया गया है? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट का किस देश में, किस देश के किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? कब से कब तक? 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक। तो दुबई में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। किसका? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 का। Recently, which company launched India's first रेफरेंस फ्यूल? तो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत का पहला रेफरेंस फ्यूल लॉन्च हो चुका है जिसका ऑक्टेन नंबर हाई रहता है, यानी कि इस ईंधन को यूज करने से जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें काफ़ी हद तक कटौती की जा सकती है। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अब क्या लॉन्च किया है? भारत का पहला रेफरेंस फ्यूल। तो ये था आपका वीकली करंट अफेयर्स। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स हमारा रोज पढ़ सकते हो, रोज का रोज मैं डालती रहती हूँ। तो जो मेन खबरें होती हैं मैं वहाँ से कवर करती हूँ। एक आधी छोटी मोटी खबर होती है जो वहाँ छूट जाती है, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में शामिल कर सकूँ। अगर इसमें आपको अभी भी कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कल फिर मिलते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।